नमस्कार, मैं आशीष कुमार आनंद क्लासेस से आप सभी का होस्ट एंड दोस्त, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किसी भी संख्या को अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध करते हैं और उसके बारे में जो रिलेटेड प्रमेय हैं, जो थ्योरम्स है, उस पर हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, सारे जो टॉपिक है वो आपको नोट्स में मिल जाएंगे। बस आप ध्यान से समझते जाएं कि सवाल को कैसे बनाते हैं। कोई भी डाउट रह जाए तो आप हमारे YouTube चैनल पर कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि सर हमें यहाँ पे दिक्कत हो गई है हमें समझने में, क्योंकि यह जो टॉपिक है इस टॉपिक से एक सवाल ज़रूर आता है प्रश्न में। और जो अभी इससे पहले जो टॉपिक पढ़े थे उसमें भी ये सवाल आता है। उससे पहले जब इस चैप्टर 1:2 में जो सवाल है एलसीएम मतलब दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो उससे भी एक सवाल आता है, कंफर्म है कि आता है। दूसरा सवाल जो आता है वो किसी भी संख्या जो दिया हुआ है उसको अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध करते हैं उसके बारे में भी हम अभी पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे आप सभी से। तो चलिए, तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किसी भी संख्या को अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध करते हैं और उस प्रमेय को लेते हुए हम कैसे आगे अपने सवाल के इससे रिलेटेड सवाल बनाते हैं। तो चलिए, आज का सवाल हम शुरू करते हैं। प्रभु का नाम लेकर जय श्री राम। ठीक है, चलिए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रमेय मैं पढ़ के बताता हूँ, मैं समझाऊंगा बोर्ड पे, मैं बस आपको समझाऊंगा पढ़ के बताता हूँ। प्रमेय में ये है कि मान लीजिए प्रमेय 1.3 NCERT हिंदी। ठीक है, प्रमेय 1.3 मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। यदि P, A² को विभाजित करती है तो P A को भी विभाजित करेगी, जहाँ A एक धनात्मक पूर्णांक है। आइए इसी को समझते हैं। चलिए, मैं आपको एग्जांपल लेकर समझाऊंगा, ठीक है, जहाँ से आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई परिमेय संख्या दिया है P/Q, जहाँ पे Q आपको पता है 0 नहीं होना चाहिए। P/Q कोई परिमेय संख्या है जहाँ पे P क्या होना चाहिए, Q क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, P की जो है जो हर है वो 0 नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या का सबसे पहला ये नियम होता है। और परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब जो यहाँ पे सवाल बोला जा रहा है कि कोई एक संख्या A है, कोई संख्या A है, अगर हम इसका वर्ग करते हैं, तो मान लीजिए वो P1 गुने P2 गुने P3 गुने ऐसे करके Pn मल्टीप्लाइड बाई P1 गुने P2 गुने P3 गुने अप टू Pn। तो हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं कि A मल्टीप्लाइड बाई A इज इक्वल टू P1 मल्टीप्लाइड बाई P2 मल्टीप्लाइड बाई P3 अप टू Pn मल्टीप्लाइड बाई P1 डॉट P2 डॉट P3 डॉट अप टू Pn। मतलब ये जो डॉट लगा हुआ है इसका मतलब बीच में गुणा है। तो हम इसको इसके बराबर कंपेयर करके लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं A बराबर P1 डॉट P2 डॉट P3 डॉट P4 डॉट अप टू Pn। ये क्या है, गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है। कैसे, देखिए, मान लीजिए आपके पास 16 दिया हुआ है, तो आप 16 को कैसे लिखिएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर आपके पास 15 दिया हुआ है तो आप क्या लिखिएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। अगर आप 15 का स्क्वायर करिएगा तो आप क्या लिखिएगा, 3
मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है 3 गुने 5 15, 15 का स्क्वायर, यही है ना। ये हम क्या मानना है ए, हम क्या मानना है ए। ये है P1, ये है P2, ये है P1, ये है P2, ये है P1, ये है P2। तो यहाँ पे हम इस तरीके से लिख सकते हैं P1 डॉट P1 मल्टीप्लाइड बाई, इसे लिख सकते हैं ना P2 डॉट P2, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो P1 गुने P1, P2 गुने P2, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं P1 का स्क्वायर गुने P2 का स्क्वायर, P1 का स्क्वायर गुने P2 का स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि ये जो हम तो आपको समझाने के लिए लिए हैं, ये तो हम आपको समझाने के लिए लिए हैं। यहाँ पे ए के रूप में हम 15 ले रहे हैं, तो 15 इक्वल टू 3 गुने 5। आप 15 का स्क्वायर निकालिए, 15 का वर्ग निकालिए, तो 15 का वर्ग कितना हो जाएगा 15 बचे 75, 15 कम 15 कितना हो गया 5 7 5 12 1 1 2 225। आप इसको गुना करके देखिए, मतलब 3 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर, तो 3 तिहाई 9 5 9 45, 45 में आप 9 से गुना करके देखिए, 9 पचे 45 के 5 हाथ में 4, 9 चौके 36 4, सॉरी 9 पचे 45 5 हाथ में 4, 9 चौके 36 36, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? हाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, तो 3 पचे 15 और 3 पचे 15 हम वो कर दिए थे। हम क्या कर रहे हैं 3 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर, इसको हम ऐसे रूप में लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो 3 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 15 लिया, 15 का स्क्वायर, पहले 15 लेता हूँ, फिर 3 गुने 5, मतलब हम जो बोल रहे हैं कि ये A है, ये P1 है और ये P2 है। तो हम क्या कर रहे हैं P A को विभाजित करेगा कि नहीं करेगा, 3 से अगर हम 15 भाग देंगे तो 3 पचे 15 कटेगा, तो हम लिख सकते हैं कि P A को, मतलब P1 A को विभाजित कर रहा है। ठीक है, P A को विभाजित कर रहा है, तो अगर हम A का स्क्वायर लिखते हैं, A का स्क्वायर लिखते हैं, मतलब A की जगह पर अगर हम 15 रखते हैं तो क्या मिलेगा 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर हो गया। तो 15 का स्क्वायर आप निकालिएगा तो आपको 225 आएगा। तो 15 का स्क्वायर P1 का स्क्वायर गुने P2 का स्क्वायर, इस तरीके से मिलेगा। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं 3 गुने 5 गुने 3 गुने 5, या फिर 225 का आ गया 225, इसका अगर वर्ग निकालेगा तो 3 7 21 3 पचे 15, 3 7 21 3 पचे 15, फिर 3 से 25 तिहाई 75, फिर 5 से 50 25। तो हम क्या लिख सकते हैं 3 गुने 5 गुने 5। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर। तो वही हम इसको P1 ले रहे हैं तो ये भी क्या होगा P1 होगा, ये P2 ले रहे हैं तो ये भी क्या हो जाएगा P2। तो हम लिख सकते हैं 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू P1 गुने P1, फिर P2 गुने P2, फिर मान लीजिए और कोई संख्या लेंगे तो उसका भी लिख सकते हैं। तो उसी आधार पे अगर हम ये ले रहे हैं, अगर हम ये ले रहे हैं, अगर हम ये ले रहे हैं, अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं P1 का स्क्वायर गुने P2 का स्क्वायर गुने P3 का स्क्वायर गुने अप टू Pn का स्क्वायर। ठीक है, आपकी इच्छा है 40 ले लो, 40 का स्क्वायर निकाल लो, 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600, 40 का स्क्वायर 1600। ठीक है, 40
जीरो 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 4×4 = 16, कितना हो गया 1600। तो आपका 1600 स्क्वायर हो गया। अब 40 का स्क्वायर जो 1600 आ गया, अगर आप एक ही जगह पे क्या लगाए 40, 40 का स्क्वायर 1600 जो आ गया, 1600 का आप भाज्य गुणनखंड निकालिए। 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25, फिर 5 से 25। तो आप क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1600 को 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने कितने बार 2 है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 है, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, 5 कितने बार है 2 बार, 5 कितने बार है 2 बार। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं जो 1600 है उसको ये P1 और का ये पूरा जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या लिख सकते हैं P1। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 कितना हो गया 2⁶ मल्टीप्लाइड बाई 5⁻²। तो ये जो मेरा कहने का मतलब ये P1 है और ये P2 है, ये दो 16 को भाग दे सकता है। ठीक है, 2 16 को भाग दे सकता है 800 बार में, 800 बार में तो कट जा रहा है। और ये जो 5 है ये भी 1600 को भाग दे सकता है, 5 15 1 0 0, ये कट गया 5 दूनी 10, ये कट जाएगा 32 बार में, 320 बार में। मेरा कहने का मतलब है कि ये P1 इस a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो P स्क्वायर जो है वो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 2⁻³ मल्टीप्लाइड बाई 5⁻², से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो ये 2⁻³ क्या है P1, 2⁻³ क्या है P1, ये P1 और ये P2। मतलब ये क्या है आपका 40 गुने 40, इसको हम a स्क्वायर लिख रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि ये P a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो ये P a को भी विभाजित करेगा। मतलब अगर 2 1600 को विभाजित कर रहा है तो 2 40 को भी विभाजित करेगा, कहने का मतलब यही है। ठीक है, इसी तरह से इसी आधार पे सवाल हम बनाते हैं, इसी आधार पे सवाल बनाते हैं। सवाल हम लेते हैं और आपको हम सवाल सॉल्व करके बताते हैं कि इस तरीके के सवाल, रूट का सवाल हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल जो है आपका मुद्दे रखा है कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, चलिए अभी आपके सामने डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये सवाल इस तरीके का जो थ्योरम है, जो परिमेय है, प्रमेय है, वो सवाल लेके समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, चलिए सवाल कह रहा है कि सिद्ध करिए, एग्जाम्पल है, उदाहरण है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें 2 चीज माना जाता है। क्या माना जाता है, 2 चीज माना जाता है कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। दूसरा, जब हम इसको मान लिए कि यह अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तो √2 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। √2 को हम
P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। जब कोई भी संख्या परिमेय संख्या हम मान रहे हैं तो उसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। जब P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं तो हम उसको P बटा Q के रूप में लिख दिए, ठीक है। अब आए इसमें दूसरा जो माना जाता है वह माना जाता है, माना P, Q, माना P, Q स्व अभाज्य संख्या है, स्व अभाज्य संख्या है। स्व अभाज्य संख्या क्या होता है? स्व अभाज्य संख्या वैसी संख्या होता है जिसका HCF 1 होता है, जिसका HCF क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। तो अगर हम मान लीजिए कि जिसका HCF 1 हो तो केवल 1 से ही कटेगा, किसी और से नहीं कटेगा। मान लीजिए उदाहरण के लिए P और Q को हम 3 और 5 लेते हैं तो इसका HCF कितना होगा आपका? 1। ये केवल या तो 3 से कटेगा, या तो 5 से कटेगा, या तो केवल 1 से कटेगा। आ रहा है समझ में बात? ठीक है। तो जब हम मान लिए कि P और Q क्या है? स्व अभाज्य संख्या है, तो उदाहरण के तौर पर P 3 ले लिए और Q 5 ले लिए, तो इस दोनों का HCF 1 आ गया, इस दोनों का HCF 1 आ गया, ठीक है। तो हमें इस तरह की का सवाल में दो चीज़ माना जाता है। पहला माना जाता है कि √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि आपको अपरिमेय संख्या कैसे पता चलेगा कि ये अपरिमेय संख्या है। तो आपको रूट में कोई भी संख्या दिया रहे और इसके जगह पे 2 रहे, 3 रहे, 5 रहे, 7 रहे, 8 रहे, 10 रहे, 11 रहे, 13 रहे, 15 रहे, 17 रहे, कोई भी संख्या रहे, आपको उस क्या कहेंगे? रूट अपरिमेय संख्या। रूट के अंदर जो भी संख्या है, √4 अपरिमेय संख्या क्यों नहीं है? तो √4 को आप क्या ले सकते हैं? 2 गुना 2, 2 की पावर 2 का घात 1/2, 2 की घात 2 गुने 1/2। ये 2 कट गया तो कितना आ गया? 2 की घात 1, जो कि 2 आता है। इसलिए हम 4 को अपरिमेय संख्या नहीं है। ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो इस तरीके के सवाल में जो हमने अभी देखा कि पहला क्या माने कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या मान लिए तो √2 को हम क्या लिख सकते हैं? P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। दूसरा क्या मानना है कि माना P, Q स्व अभाज्य संख्या है। क्या है? स्व अभाज्य संख्या है, जिसका HCF कितना होता है? 1 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये समीकरण 1। तो √2 बराबर P/Q समीकरण 1 जो है, इसमें क्या कर दिए? दोनों तरफ वर्ग करने पर तो √2 का वर्ग कर दिए, P/Q का वर्ग कर दिए, ठीक है, वर्ग कर दिए। तो अभी बताएं कि √2 गुने √2 लिखेंगे और इधर लिखेंगे P²/Q², मतलब लिखेंगे 2 गुने 2 P²/Q²। यहाँ से लिखेंगे 2 P²/Q²। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब हम इस चीज मिटा के ये चीज लिखने जा रहे हैं। मतलब जो मेरा आया 2 बराबर P²/Q² आया, ये समीकरण दूसरा, ठीक है। यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 गुने Q² बराबर P², ठीक है। अब हम सजा के लिखेंगे तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं, सजा के लिखेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम P की जगह पे 2 लेते हैं तो P² क्या होगा? 4। P की जगह पे 3 लेते हैं तो क्योंकि ये सम संख्या है तो सम संख्या ही रहेंगे। P की जगह पे 4 लेते हैं तो P² कितना हो जाएगा? 16। P की जगह पर अगर हम 6 लेते हैं तो P² कितना हो जाएगा? 36। P की जगह पे हम 8 लेते हैं तो P² कितना हो जाएगा?
64। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो 2 है, ये जो 2 है, ध्यान से दीजिए, ध्यान दीजिएगा, ये जो 2 है इस 4 को भाग कर सकता है, ये 2 इस 16 को भाग कर सकता है, ये जो 36 है 2 इस 36 को भाग कर सकता है, 2 जो 64 को उसको भाग कर सकता है। आपकी इच्छा है और ले लेने के लिए, तो पी स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2 इस 100 स्क्वायर को भाजित कर सकता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि P जो है, सॉरी, 2 जो है पी स्क्वायर को विभाजित करता है, 2 पी स्क्वायर को विभाजित करता है। ठीक है, 2 पी स्क्वायर को विभाजित करता है। तो 2 पी को भी विभाजित करेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको देखकर समझ में आ रहा होगा कि ये 2 इस 4 को काट रहा है, ये 2 इस 16 को काट रहा है, मतलब ये 16 2 से विभाजित है, 16 2 से 36 2 से विभाजित है, 64 2 से विभाजित है, 100 2 से विभाजित है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये 2 को विभाजित कर सकता है, ये 2 इस 4 को विभाजित कर सकता है, ये 2 इस 6 को विभाजित कर सकता है, ये 2 इस 8 को विभाजित कर सकता है, और ये 2 इस 10 को विभाजित कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि जब 2 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो ये 2 पी को भी विभाजित करेगा। ये 2 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो ये 2 पी को भी विभाजित करेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 2 पी को भी विभाजित करेगा। ठीक है, यहाँ तक हमको लगता है समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, तो हम यहाँ से सीधे लिख सकते हैं, ठीक है, तो इससे हम ये लिख सकते हैं, ये लिख दिए। अब जो है हम ये समीकरण 2 Q को 2R रखेंगे, ठीक है। हमने देखा कि यह 2 इस P को विभाजित कर रहा है। अब हम देखेंगे कि यह 2 इस Q को विभाजित कर रहा है कि नहीं। ठीक है, यह जो 2 है इस P को विभाजित कर रहा है। अब हम देखेंगे कि यह 2 इस Q को विभाजित कर रहा है कि नहीं। अगर ये दोनों किसी और संख्या से विभाजित हो रहे हो, तो हमने जो माना है यहाँ पर कि इसका HCF 1 है, स्वाभाविक संख्या, तो गलत हो जाएगा ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं। हम जब ये सिद्ध कर देंगे कि यह P और यह Q जो हमने माना है कि स्वाभाज्य संख्या है, हम जब यह सिद्ध कर देंगे कि यह P और यह Q किसी और दूसरे संख्या से विभाजित हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि हमने जो माना है वो गलत है। इसीलिए प्रमेय 1.3 के अनुसार हम यह कह सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। जो हमारा माना है वो क्या है, माना हुआ गलत सिद्ध हो गया। तो जब गलत सिद्ध हो गया तो हम क्या कह सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, Q को 2R रख रहे हैं, Q को क्या रख रहे हैं, 2R रख रहे हैं। ये कहाँ पर रखेंगे, इसकी जगह पर रखेंगे। कहाँ पर रखेंगे, इसकी जगह पर। तो हम P स्क्वायर इक्वल टू 2R स्क्वायर रखेंगे, 2R स्क्वायर रखेंगे। ठीक है, सही चल रहा है, नहीं सॉरी, P को रखेंगे, P को 2R रखेंगे, P को 2R रखेंगे। ठीक, जब P को 2R रखेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 2 क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर हो जाएगा, 2Q स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हमें P का पता चल गया। अब इस Q का देखना है, तो इसीलिए हम थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे थे। यहाँ पे Q को रहने देंगे, P का मान रखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 4R स्क्वायर इक्वल टू 2Q स्क्वायर। ठीक है,
तो हम लिख सकते हैं सजाने के बाद 2q स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर, q स्क्वायर इक्वल टू 2r, मतलब 4/2 आर स्क्वायर, ये कम 2 2 दूनी 4, तो q स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर, q स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर। यहाँ तक हम लिख सकते हैं। चलिए, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, हमने क्या किया कि p बराबर 2r रखा, कहाँ पे, यहाँ पे। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, q स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर, q स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर प्राप्त हुआ। अब जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम q 2 रखते हैं तो q स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। q अगर हम 4 रखते हैं तो q स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। q अगर हम 6 रखते हैं तो q स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36। q अगर हम 8 रखते हैं तो q स्क्वायर क्या हो जाएगा, 64। और q अगर हम 10 रखते हैं तो q स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100। ध्यान देंगे, ये दो q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 4 से अगर हम 2 में भाग लगाएंगे तो 2 बार में कट जाएगा। 16 को 2 से भाग करेंगे तो 8 बार में कट जाएगा। 36 को 2 से भाग करेंगे तो 18 बार में कटेगा। 64 को 2 से भाग करेंगे तो 32 बार में कटेगा। और 100 को 2 से भाग करेंगे तो 50 बार में कटेगा। तो हम लिख सकते हैं कि 2 q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो 2 q को विभाजित करेगा। कैसे, देखिए यहाँ पे 2 को 2 से भाग करेंगे तो 1 बार में, 2 को 4 से भाग करेंगे तो 2 बार में, 2 को 3 से भाग करेंगे तो 3 बार में, 2 को 8 से भाग करेंगे 4 बार में, 2 को 10 से भाग करेंगे तो 5 बार में। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2 q स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित करता है। तो q को विभाजित करेगा। ठीक है, 2 q को भी विभाजित करेगा। तो ये समीकरण 3 से हमें ये मिला, समीकरण 2 से हमें ये मिला। तो अब हम कह सकते हैं कि जो हमने जो माना p और q, वह सह-अभाज्य संख्या है, माना है, पर सह-अभाज्य संख्या मान लिया, पर ये तो किसी और संख्या से विभाजित हो रहा है, यहाँ पे आपको मैंने सिद्ध करके बताया। यहाँ पे 2 p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो 2 p को भी विभाजित करेगा। 2 q को डिवाइड करता है तो 2 q को भी डिवाइड करेगा। सॉरी, q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 q को भी डिवाइड करेगा। तो जब ये 2 जो है p और q से भाग लग रहा है, तो जो हमने माना है कि p और q सह-अभाज्य संख्या है, ये तो गलत हो गया। तो हम यहाँ पे जो हमारा ये जो मिल रहा है, ये क्यों मिल रहा है, क्योंकि हमने त्रुटिपूर्ण कल्पना किया है कि जो p√2 है एक परिमेय संख्या है और p और q क्या है, सह-अभाज्य संख्या है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे p और q, ठीक है, p और q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। p और q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, ठीक है, आपको दिख रहा है। जबकि हमने माना है कि सह-अभाज्य संख्या केवल 1 होता है, HCF 1 होता है, और उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, मतलब इस 2 p और q का एक और HCF है जो कि 2 आ रहा है यहाँ पर। तो हम कह सकते हैं, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि p और q में एक के अतिरिक्त, ठीक है, सह-अभाज्य है तो उसका HCF 1 होगा। तो हम इस तथ्य का हमको विरोधाभास हो रहा है, मतलब हमें त्रुटिपूर्ण कल्पना जो किया है, जो हमने गलत माना है, उसका हमको विरोधाभास हो रहा है। मतलब हमें पता चल रहा है कि 1 के अलावा कोई और संख्या है 2, उससे भी विभाजित हो रहा है। तो ये 1 के अतिरिक्त किससे विभाजित हो रहा है, 2 से विभाजित हो रहा है।
तो जब ये 2 से विभाजित हो रहा है तो यह विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हुआ है, यह विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हुआ है क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली है कि √2 एक परिमेय संख्या है, √2 एक परिमेय संख्या है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो जब हमने मान लिया कि मान लीजिए कोई सवाल में माना और वो गलत हो जा रहा है तो हमारा माना हुआ गलत है। हमारा माना हुआ जब गलत है तो क्या होगा, सवाल जैसा है उस सवाल के अनुसार हम सवाल बनाएंगे। ठीक है, तो पहले हमने क्या माना, सारांश इस कॉन्सेप्ट का सारांश यही है कि कोई भी संख्या दिया है, अगर उसे बोला गया है कि सिद्ध कीजिए कि रूट के अंदर जो वाली संख्या है या फिर रूट प्लस समथिंग या रूट माइनस समथिंग, मतलब कहीं कहीं पे आपको सवाल ऐसा भी मिल जाएगा, कहीं कहीं पे आपको ऐसा सवाल भी मिल जाएगा कि सिद्ध करें कि यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो सीधा बात है कि ये एक अपरिमेय संख्या है, तो किसी अपरिमेय संख्या में किसी संख्या को जोड़ देंगे तो भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका भी सवाल हम डिस्कस करेंगे, टेंशन ना लीजिए उसके लिए, टेंशन। ठीक है, तो हम यहाँ से सारांश यही है कि हम पहला क्या माने कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, तो जब परिमेय संख्या मान लिए तो उसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। जब p/q के रूप में लिख सकते हैं तो दूसरा क्या माने कि p और q एक सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या है तो उसका HCF कितना होगा, केवल 1 होगा और 1 के अलावा किसी से नहीं कटेगा। जब 1 के अलावा किसी से नहीं कटेगा तो हम मतलब ये देखना है कि वह संख्या जो p और q माने वह किसी और संख्या से तो नहीं कट रहा है। अगर किसी और संख्या से कट रहा है तो किससे कट रहा है, मतलब कौन ऐसी वो संख्या है जिससे वो कट सके। तो हम यहाँ पे सिद्ध किए कि p² जो है वो 2 से भी विभाजित हो रहा है, तो p जो है 2 से विभाजित करेगा, 2 जो है p को भी विभाजित करेगा। यहाँ उसी तरह से यहाँ पर q जो है 2 से विभाजित दो जो है q² को विभाजित कर रहा है, तो 2 क्या कर रहा है, q को भी विभाजित करेगा। अतः हमें यह त्रुटिपूर्ण कल्पना कहाँ से प्राप्त हुआ, क्योंकि हमने ये माना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा एक किताब का लाइन है वो मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने। ठीक है, देखिएगा, कह रहा है लास्ट में, अंतिम में कि अतः p और q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, मतलब p और q को कोई और संख्या 2 है जो काट रहा है, लेकिन हमने जो माना सअभाज्य संख्या वह एक केवल एक ही है। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि p और q में एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यह विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हुआ है कि क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना किया है कि √2 एक परिमेय संख्या है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इस तरीके का सवाल इससे ही बनाया जाता है और मानकर ही बनाया जाता है। तो आगे का सवाल जो भी होगा मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। अभी ये लंबा वीडियो हो गया है। ठीक है, तो आगे का जो भी इससे रिलेटेड जो भी सवाल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। हमारे जो यूट्यूब चैनल है और जो हमारा ऐप है उस पर आप 9th 10th 11th 12th का अप टू 10th आप इंग्लिश, मैथ और साइंस पर पढ़ाई कर सकते हैं, और 11th and 12th में मैथ्स पढ़ाते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, और भी विषय के जो एक्सपर्ट हैं वो हमसे जुड़ रहे हैं और उनका भी वीडियोस, लेक्चर और हो सके तो रूबरू आपसे ज़रूर कराएंगे। तो वो ज़्यादा समय नहीं है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। हमारा जो यूट्यूब चैनल है आनंद क्लासेस फॉर स्टूडेंट, उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।